नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नए वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड का देश का अग्रणी और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ इस साल की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो नववर्ष की सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और नए साल में किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाना है, अग्रणी रखना है, सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के बनियावाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका आवासीय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम ने तमाम बच्चों को नए साल की बधाई भी दी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश भर में हम 11 ऐसी ही बालिका आवासीय विद्यालय शुरू करेंगे जिससे बेटियों को अच्छी शिक्षा मिल सके। अभी 11 छात्रावास और ऐसे विद्यालय चल रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मुख्य धारा में आना है और आगे चलकर यह बच्चे भी हमारे प्रदेश के और देश के भविष्य बनेंगे, तो सरकार समुचित व्यवस्था इन बच्चों के लिए कर रही है। और आज छात्रावास का भी यहाँ पर लोकार्पण हो गया है और हमारी सरकार का हेतु भी है कि जो भी शिलान्यास हों, जो कार्यक्रम शुरू हों, जो योजनाएं शुरू हों, उन सभी को लोकार्पण हो। मैं आज इस साल के पहले दिन पर 2023 के इन बच्चों के लिए जो लोकार्पित छात्रावास हो रहा है, इन बच्चों के भविष्य के लिए, इनके लिए एक बड़ा मिशन के रूप में ये बच्चे आगे बढ़ें। हरिद्वार में नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। कई पर्यटक उत्तराखंड की सुंदर पहाड़ियों में तो कुछ धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर पहुंचे हैं। आस्था की डुबकी लगाकर अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं और साथ ही देश और प्रदेश में खुशहाली आई इसके लिए भी मां गंगा से कामना कर रहे हैं। नए साल का जश्न पर्यटक अपने अपने तरीके से मनाते हैं, तो वहीं कुछ पर्यटकों ने अपने नए साल की शुरुआत हर की पौड़ी से की है। श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद लिया और हमारे देश की तरक्की करता रहे ऐसी गंगा से कामना की। देहरादून में सचिव रैंक का वेतन ले रहे सिंगल को अब संयुक्त सचिव रैंक का वेतन मिलेगा। विधानसभा के बैकडोर भर्तियों में तत्कालीन सचिव सिंगल चर्चा में आए थे। भर्तियों की जांच के लिए स्पीकर खंडूरी ने 4 सितंबर 2022 को पूर्व नौकरशाह डी.के. कोटिया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 23 सितंबर को स्पीकर ने विधानसभा में वर्ष 2016 के बाद हुई सभी बैकडोर भर्तियों को रद्द कर दिया था, जिसके साथ ही सचिव सिंगल को निलंबित करते हुए गैरसैंण समृद्ध कर दिया गया था। सिंगल वर्ष 2004 में शोध अधिकारी के रूप में नियुक्ति हुए थे। साल 2021 तक वह 5 प्रमोशन पाने में कामयाब हो गए, जबकि अन्य विभागों के कर्मचारियों को 30 साल की सेवा के बाद भी दूसरे प्रमोशन के लिए तरसना पड़ता है। और ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुदीप, मुकेश सिंगल के 2 रैंक रिवर्ट किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये मुकेश सिंघल उस वक्त विवादों में आए जब यूकेएसएससी पेपर जिस पर राज्य सरकार ने कार्रवाई की, उसी वक्त एक इश्यू ये भी उठकर आया कि विधानसभा में बैकडोर नियुक्तियां हुई हैं। नियुक्तियों के साथ साथ जो विधानसभा सचिव थे मुकेश सिंघल, ये नियम विरुद्ध समय समय पर एक तो प्रमोट होते रहे, पहला। दूसरा, इनको एक ही दिन एक आदेश करते हुए जो पदोन्नति मिली उस पर सवाल थे। तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूरी, उन्होंने इस मामले में कमेटी का गठन किया हुआ था और उसकी सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय हुआ है। तो 2 पदान्वत वो किए गए हैं, यानी रिवर्ट हुए हैं। इसका मतलब जो उनको 2 प्रमोशन बैक टू बैक मिले वो गलत थे, लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष के स्तर से, विधानसभा सचिवालय स्तर से निर्णय लिया गया है।
ठीक है सुदीप, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। देहरादून में नए साल का मनाया जश्न, चारों ओर रोशनी से जगमगाया शहर। तो नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आई। तो लगातार नए साल की हर किसी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसकी शुरुआत की और इस दौरान जश्न का माहौल पूरे उत्तराखंड में देखने को मिला। और देखिए, पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। देहरादून लगातार लाइटों से जगमगाती हुई नजर आई और प्रशासन की तरफ से यहां तक आदेश दे दिए गए कि पूरे 24 घंटे तक रेस्टोरेंट, बार और तमाम तरह के होटल्स भी खुले रहेंगे। तो नए साल की शुरुआत बड़े ही धूमधाम से लोगों ने की। और ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, नए साल की शुरुआत बड़े ही धूमधाम के साथ देहरादून वासियों ने की, जगमगाती लाइटें देखने को मिली और आतिशबाजियों के साथ इसकी शुरुआत हुई है। जी बिल्कुल, देखिए 2 साल बीते दिनों जो कोविड का लॉकडाउन था, उसके बाद जी। राज्य में चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा फुल पेस पे थी। पूरी तरीके से भीड़ भाड़ खचाखच यात्रा चली, अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। 44 लाख से ज्यादा टूरिस्ट उत्तराखंड आए हैं। और अब जब न्यू ईयर का वक्त था, 31st सेलिब्रेट करने का वक्त था, तब भी बहुत बड़ी संख्या में यात्री और दूसरे प्रदेशों से पर्यटक आए थे। मसूरी में 90% से अधिक जो होटल थे वो पैक थे। कल देहरादून, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और जो भी बड़े पर्यटक स्थल है, वहां सुबह से ही भीड़ थी। और अब धीरे धीरे चूंकि 1 तारीख हो गई है, तो लोग अब वापसी कर रहे हैं अपने अपने गंतव्य स्थानों पर, तो ये कह सकते हैं। और राज्य सरकार ने इन सारी चीजों को समझते हुए, पर्यटकों की दिक्कतों को देखते हुए ये आदेश किए थे कि मॉल्स और रेस्टोरेंट, होटल, प्रतिष्ठान आदि 24 घंटे खुल सकते हैं। देखिए, होटल तो 24/7 वर्किंग होता है, पर कई दुकानें खाने पीने की या कोई ऐसी छोटी ग्रोसरी स्टोर जहाँ किसी पर्यटक को कोई चीज लेनी हो और वो सामान ना मिल पाए, उसे परेशानी हो, क्योंकि मौसम भी यहाँ थोड़ा सर्द ज्यादा है दूसरे प्रदेशों की तुलना में। इन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया था, इसका पर्यटकों को लाभ भी मिला और राज्य सरकार को जीएसटी के रूप में टैक्स का भी फायदा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। देहरादून में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर लगातार अभियान चल रहा है, जिसमें नगर निगम अपनी पूरी कमर कस चुका है। नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर लगातार देहरादून में सुधार हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए हमने लगातार प्रयास किया है। शुरुआती दौर में देहरादून नगर निगम बहुत पिछड़ा हुआ था, जिसको लेकर धीरे धीरे हम 384 से 69वें नंबर पर पहुंचे हैं। इनमें से 315 अंकों का सुधार देहरादून वासियों ने किया है, जिसके लिए उन्होंने देहरादून वासियों का धन्यवाद भी अर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने नववर्ष पर सभी देहरादून वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही उन्होंने जनता से अनुरोध भी किया कि 2023 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें और अच्छे परिणाम आने चाहिए, जिससे कि हमारा शहर का अच्छा वातावरण बने और इसके लिए सभी का सहयोग अति आवश्यक है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए हम लगातार हमने स्टार्टिंग से प्रयास किया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में देहरादून जो बहुत पिछड़ रखा था, उसको धीरे धीरे 384 से हम उसको आज 69 पे पहुंचे। 315 अंकों का देहरादून वालों ने सुधार किया है। मैं सभी देहरादून वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस नववर्ष के अवसर पर, नववर्ष जो है, सभी देहरादून वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं, बधाई भी देता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि नए 2023 में स्वच्छता सर्वेक्षण के जो परिणाम आए वो और अच्छे परिणाम। मसूरी में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस ने नए साल से 5 दिन पहले बनाए गए ट्रैफिक प्लान और कई जगह पर पाबंदी लगाने का सीधा असर पर्यटन व्यवसाय पर पड़ा है, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारी और होम स्टे, गेस्ट हाउस और होटल व्यवसाय में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि नए साल पर पुलिस द्वारा बनाए गए गलत ट्रैफिक प्लान का खामियाजा स्थानीय व्यापारियों को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि मसूरी में नई साल को पर्यटकों की भीड़ भी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि पुलिस के बिना स्थानीय व्यापारी, होटल आदि संचालकों से सलाह लिए बिना ही मसूरी के लिए ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया, जिसका सीधा नुकसान मसूरी के पर्यटक पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि मसूरी के हर लिंक रोड पर बैरियर लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को का काम भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा।
सितंबर इस बार वीकेंड पे पड़ा था और मसूरी के तमाम व्यापारियों को, होटलियर्स को, होमस्टे स्वामियों को, यहाँ के युवकों को जो रोजगार में किसी न किसी रूप में अपना रोजगार देखते हैं, उनको बड़ी उम्मीद थी। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 31 दिसंबर का दिन और मसूरी आज आधे से ज़्यादा खाली पड़ा है। इसके कई कारण हैं। का कहना ठीक है कि जो पुलिस की कहें या प्रशासन की कहें, जल्दबाजी कह लीजिए या गलत प्लानिंग को कह लीजिए, जो ट्रैफिक यकायक ट्रैफिक प्लान बनाया गया और जिस हिसाब से गाड़ियों को रोका गया और साथ साथ ये भी करा गया कि ऑनलाइन ही कमरे वाले जिनों की बुकिंग है वही मसूरी आ सकते हैं, ये सब छोटी वजह इस साल के जश्न में जिस तरह से मसूरी में भीड़ होनी चाहिए थी उस तरह की भीड़ नहीं हो पाई। उसका एक कारण ये भी रहा कि जिस तरह से प्रशासन ने और पुलिस ने जो ये रोड मैप तैयार करा कि कहाँ से गाड़ी किधर से आएगी, वो मेरे को ये लगता है कि उन्होंने लोकल लोगों को, जो स्टेक होल्डर थे, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, लोकल लोग, उनसे बिना पूछे प्लान तैयार कर दिया। बात तो ये है कि मसूरी में जब कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो किसी जनप्रतिनिधि के मसूरी किसी जनप्रतिनिधि को नहीं पूछाता और किसी दुकानदार को नहीं पूछाता है, और जो लोग मीटिंग में होते हैं वो तुरंत हाँ कर देते हैं, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो चाहे कोई भी हो, अपनी मनमानी चल रही है और वन वे करके टूरिस्ट परेशान हो रहा है। देहरादून में साल 2022 की विदाई के साथ उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट का कार्यकाल खत्म हो गया और अब ये पद डॉक्टर विनीता को दिया जाएगा, जिन्हें बाकायदा कार्यभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर विनीता शाह उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में पली बड़ी हैं और उनके सारी शिक्षा दीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई है। उत्तराखंड में कई प्रमुख बड़े पदों पर रह चुकी हैं। डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में सुविधाओं को पहुंचाना ही उनकी प्राथमिकता है। पहाड़ों में डॉक्टर समय से पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, यह उनकी पहली प्राथमिकता है। जैसा कि पहले बताया हमें कि दूरस्थ में सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करना ही हमारी चुनौतियां हैं और मैं आशा करती हूं कि मैं अपनी पूरी उत्तरांचल की स्वास्थ्य विभाग की टीम के संग इस कार्य को सफल करूंगी। दूरस्थ में हमारे MBBS डॉक्टर्स तो पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ हमारे स्पेशलिस्टों की कमी है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमें मेडिकल कॉलेज से सब जो बाउंडेड डॉक्टर्स आए हैं PG के, वो सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा हम आउट ऑफ स्टेट उनको अच्छा पेमेंट, उनके हिसाब से रहने की सुविधा देके उनको भी आकर्षित। उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों में लगातार शीतलहर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको देखते हुए नगर निगम लगातार सतर्क नजर आ रहा है। नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा को माने तो उनका कहना है कि अभी पूरे देहरादून के अंदर लगभग 34 जगह पर हम अलाव जला रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जहां से भी डिमांड आती है वहां पर हम अलाव का प्रबंधन करते हैं, अलाव में किसी भी तरह का कोई कमी ना रहे। और इसके साथ ही जितने भी रैन बसेरे हैं सभी में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। बिस्तर की व्यवस्था हो या पलंग की व्यवस्था हो, सभी जगह व्यवस्थाएं की गई है। 34 जगह हम अलाव जला रहे हैं और जगह से भी डिमांड आती है वहाँ भी हम कर रहे हैं। अलाव में कोई कमी नहीं है। जो हमारे रैन बसेरे हैं वहाँ पर समुचित व्यवस्था है, पूरी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ बिस्तर भी हैं, वहाँ पलंग भी हैं और सारी व्यवस्थाएं हैं। तो मैं रैन बसेरे से लेकर अलाव तक जो है नगर निगम हर वर्ष जो है इस अभियान को चलाता। इस वर्ष भी जो है मैंने भी जगह जगह जाके निरीक्षण किए हैं, चाहे अलाव हो चाहे रैन बसेरे हो, तो कहीं मुझे कमी नहीं लगी। उसके बावजूद भी अभी हमने कुछ बिस्तरों की और व्यवस्था करी है। अल्मोड़ा में तहसील को वापस लाने की मांग के मद्देनजर जिला प्रशासन ने नगर पालिका में लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जन सुविधा केंद्र शुरू करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि जल्द ही इस जन सुविधा केंद्र से लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं इस मौके पर जिला अधिकारी वंदना ने बताया कि मुख्यमंत्री के अल्मोड़ा भ्रमण के दौरान लोगों की समस्या को देखते हुए प्रशासन शहर के बीचों बीच नगर पालिका में जन सुविधा केंद्र कार्य करेगा, जिसमें लोगों के खाता खतौली, जीवन प्रमाण पत्र सहित लोगों की शिकायत पत्र का समाधान किया जाएगा। साथ ही शहर के शटल वाहन के किराए को कम करने का फैसला भी किया जाएगा। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजिट हुआ था उस वक्त उन्होंने ये निर्देश दिए थे जनता की मांग के आधार पर कि जनहित में कोई व्यवस्था यदि बनाई जा सकती है जिसके लिए लोगों को बहुत दूर ना आना पड़े, तो ऐसी व्यवस्था बनाने पर प्रशासन कार्रवाई करे। उसी के क्रम में नगर पालिका में जन सुविधा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जो लोग खतौनी की सत्यापित प्रति तहसील से निकालने के लिए यहाँ 7-8 किलोमीटर दूर आते हैं उनको नगर पालिका में ही ये सुविधा हो जाएगी।
साथ ही जो ऑनलाइन जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने की सुविधा भी उस केंद्र में उपलब्ध रहेगी। इस विषय में अल्मोड़ा प्रदेश की पुरानी नगरपालिका सरकार की अनदेखी के चलते बजट के अभाव में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। आलम यह है कि 15वें वित्त का बजट जो कि अप्रैल में मिला जाना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है, जबकि दूसरी किश्त का समय हो चुका है, जिसको लेकर पालिका अध्यक्ष सहित सभासदों में न सरकार पर अल्मोड़ा नगरपालिका की उपेक्षा कर रही है। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि बजट के अभाव के चलते शहर के रास्तों और नालियों का मरम्मत कार्य अधर में लटका हुआ है। वहीं जो निर्माण कार्य किए गए हैं उनका भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि बजट को लेकर शासन से कई बार निवेदन किया गया है। जो 15वें वित्त की धनराशि हमें अप्रैल मई में मिल जानी चाहिए थी, वो ये दिसंबर समाप्त हो गया है। अभी तक 15वें वित्त का इस वर्ष का पैसा हमें नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से हमारे सारे निर्माण कार्य रुके पड़े हैं और शहर की हालत बहुत इस समय ख़राब हो गई है, क्योंकि जगह जगह रास्ते टूटे हैं, नाले टूटे हैं और उन पर कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है। धनराशि के अभाव में सारे काम हमारे अटके पड़े हैं। लगभग पिछले भी हम 50-60 लाख के काम करा चुके हैं, लेकिन उनका भुगतान हम नहीं कर। रुड़की नगर विधायक प्रदीप बन्ना अचानक से सरकारी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने 3 डॉक्टरों को मौके पर ना मिलने पर नाराजगी भी जताई। वहीं उन्होंने सीएमएस संजय कंसल को हिदायत देते हुए कहा कि जो भी मरीज सरकारी अस्पताल में आते हैं उन्हें हर किस्म का इलाज मिलना चाहिए और जो डॉक्टर अस्पताल में तैनात हैं वह अपनी कुर्सी पर जरूर होने चाहिए, जिससे कि मरीजों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वह प्राइवेट अस्पताल के अंदर अपना इलाज करा सके, जिसके कारण सभी तरीके से दवाइयां डिस्पेंसरी में मिलनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है, इसके लिए भी जो वार्ड बनाया गया है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने अस्पताल को यहाँ तक पहुँचाया है और इनके द्वारा जो कमियां हमें बताई गई हैं अभी उनका पूरा संज्ञान लिया जाएगा और जो भी कमियां हैं उसको जल्द से जल्द दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर साहब देखते हैं कि कई बार डॉक्टर अपनी सीट पर नहीं मिल पाते हैं और मरीज परेशान हाँ, रहते हैं। मैं अभी जैसे मुझे पता पड़ा है कि मैं अभी एक डॉक्टर तो छुट्टी लेके गए थे मुझसे, उसमें तबीयत खराब थी, बाकी 2 डॉक्टर और कहाँ थे मैं पता लगाता हूँ। मेडिसिन ओपीडी में हमारी तैयारी पूरी है। हमारी पिछली बार 40 बेड ऑक्सीजन सप्लाई के थे, अब क्या हमने बढ़ा के 50 बेड कर दिए हैं। तैयारियां हमें रखनी है। एक मॉक ड्रिल जो है मैंने यहाँ पर किया है और आईसीयू यूनिट तो यहाँ पर अच्छा बना है, बट आईसीयू यूनिट में डॉक्टर्स यहाँ आईसीयू यूनिट में पेशेंट एडमिट नहीं कर रहे हैं और एक शोपीस की तरह बना हुआ है वो। तो मेरा कहना है कि इसके वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट चालू हो और पेशेंट यहाँ पर एडमिट हो, ताकि लगातार लोगों का इलाज चलता है, तो जिससे कि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। तैयारियाँ हमें लालकुआ के मोटा हल्दू चौराहे पर एक रॉयल्टी सहित विभिन्न मांगों को लेकर गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 20वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं धरने के समर्थन में पहुंचे खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक आंदोलनकारियों की मांगे पूरी नहीं होती है तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। पिछले 20 दिन में गौला से जुड़े हजारों लोगों को प्रदर्शन जारी है, लेकिन न सरकार इस पर ध्यान दे रही है और न ही जनप्रतिनिधियों का ध्यान है। धरने को अपना समर्थन देते हुए हर संभव मदद को और आर पार की लड़ाई का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आंदोलनकारियों की सभी मांगे रखेंगे। सहयोग में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और नंदन दुर्गा दिनों से गौला संघर्ष समिति के आह्वान पर यहाँ पर मोटा हल्दू में जो हल्द्वानी और पूरे लालकुआं क्षेत्र के जितने भी वाहन स्वामी हैं उनके द्वारा जो गौला से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक क्रमिक अनशन किया जा रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस बीच कोई भी सरकार का प्रतिनिधि या सरकार कोई प्रशासनिक अधिकारी इनके बीच में नहीं आया, जबकि उनको यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनने में देखिए उत्तराखंड का आय का मुख्य स्रोत जो है गौला नदी है। और क्योंकि गौला नदी अगर नहीं खुलेगी तो ये समझ लीजिए आप लाखों लोगों को उसका फर्क पड़ने वाला है। संघर्ष समिति के साथ 10,000 वाहन मालिक हैं। अगर हम अलग अलग लेंगे तो 7,500 लोग सीधे जुड़े हुए हैं। उन 7,500 लोगों के साथ 7,500 ड्राइवर, 7,500 कंडक्टर, तो ये 22,500 लोग तो सीधे ये हैं। इसके साथ जो
वहाँ की लेबर है जो खनन में काम करती है, और इन सब के परिवार, सब मिलाकर 2 लाख से ज़्यादा लोग सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही सरकार का राजस्व भी जो है लगातार कम होता। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का देर रात समापन हो गया। समापन में माधव सिंह भंडारी की वीर गाथा का सुंदर मंचन किया गया, जिसने सभी मौजूदा श्रोताओं के मन को मोह लिया। नाटक पर्वतीय नाट्य मंच मुंबई की ओर से आयोजित किया गया। नाटक में निर्देशन दिनेश मौर्य ने किया, तो वहीं कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया। बताया जा रहा है कि माधव सिंह भंडारी के नाटक को देखने के लिए टाउन हॉल में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी है, जिसको देखकर वह काफी उत्साहित है। और इस मौके पर माधव सिंह भंडारी ने कहा कि उनकी टीम ने देहरादून में करीब 15 दिन तक अपने कलाकारों के साथ रिहर्सल की है। आज जब नाट्य को प्रस्तुत किया गया तो सभी लोगों ने जमकर आनंद लिया। लड़कियां बैठी हैं, वो जोर से बोलेंगी। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल के समापन समारोह में सांस्कृतिक संध्या में जिला शिमला में संबंधित पहाड़ी कलाकार विक्की चौहान ने एक के बाद एक हिट गानों को पेश किया। दर्शकों ने सीटियां बजाकर उनका नका स्वागत किया। पहाड़ी गायक विक्की चौहान ने विंटर लाइन कार्निवल के आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मसूरी विंटर लाइन कार्निवल में उनको अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिला। कार्निवल हॉल में प्रशंसकों की भीड़ लेकर वह काफी उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल दोनों की ही पहाड़ी राज्य है और दोनों की संस्कृति आपस में काफी मेल खाती है। उन्होंने कहा कि संस्कृति कभी भेदभाव नहीं किया जाता है। दोनों प्रदेश का है संस्कृति का आपस में समावेश होगा तो दोनों की भाषाएं भी मिलेंगी। लड़कियां बैठी हैं, वो जोर से बोलेंगी। सभी लोगों का, एसडीएम साहब का, अध्यक्ष महोदय का और मेरे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने इतना अच्छा डिसिप्लिन बना के रखा और हर एक गाने को बड़े चाव के साथ सुना। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे तो आदत है 3-3 साढ़े 3 घंटे गाने की लगातार। कम समय था, लेकिन जितना समय था लोगों ने इतना प्यार दिया कि नतमस्तक हूँ की जनता के आगे। शुक्रिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।